हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ पटेल और आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग माइंड। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डॉकर के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। तो इस पूरे प्रेजेंटेशन में हम 11 पॉइंट्स को कवर करेंगे और पहला पॉइंट है डॉकर ओवरव्यू। तो डॉकर क्या है? अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने कि डॉकर से रिलेटेड बहुत सारे टूल बनाए हैं। उन्होंने एक टूल बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया था डॉकर इंजन, जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और उसी के अराउंड उन्होंने बहुत सारे टूल बनाया था, जैसे कि डॉकर हब हो गया, डॉकर कंपोज हो गया, डॉकर सीएलआई है और बहुत सारे उन्होंने टूल बनाया था इसी के आसपास। तो ये सारी की सारी जो प्रेजेंटेशन है वो डॉकर इंजन के बारे में है और जितनी भी सारी बातें होंगी वो डॉकर इंजन के आसपास ही होंगी। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि डॉकर इंजन है क्या, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो डॉकर इंजन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि मेनली कंटेनर करने के लिए यूज होता है। तो अब बात आती है कि फिर कंटेनर्स क्या है। तो कंटेनर के लिए, कंटेनर के बारे में हम आगे जानेंगे कि कंटेनर क्या होता है। थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन हम कंटेनर के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम अगर डॉकर इंजन की बात करेंगे तो कंटेनर की बात होगी। तो तो अभी के लिए समझ लो कि डॉकर कुछ कंटेनर्स कुछ होता है जिसको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है डॉकर इंजन और ये ओपन सोर्स है। तो जितने भी आपके एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि मान लो कोई भी वेब एप्लीकेशन है या फिर कोई भी एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या फिर कोई भी चीज आपका एप्लीकेशन है, उसको आप एक क्लब करके पैकेज कर सकते हो। पैकेज मतलब जैसे कि नॉर्मली अभी डॉकर से पहले अगर आपने जानते होगा कि एक EXE फाइल होती है या फिर जार फाइल, जावा में अगर कोई एप्लीकेशन है तो जार फाइल होती है, अगर PHP में तो फार फाइल होती है। ऐसे ही वो क्या करता है, या फिर नॉर्मली जिप फाइल हो, जिप के अंदर बहुत सारे फाइल होते हैं। तो इन सबको हम एक पैकेज की तरह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी की सारी डिपेंडेंसी उसमें क्लब होती है और उसको कहीं भी ले जाके उसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस करो या फिर एक्सक्लूड जैसे भी करना जो प्रोसेस है उसके थ्रू करो और अपना पूरा चलने लगता है। सेम उसी तरह से डॉकर इंजन क्या करता है कि आपका जो एप्लीकेशन है उसको क्लब करके एक पैकेज बना सकते हो, जिसको कि हम डॉकर की भाषा में उसको इमेज बोलते हैं और कंटेनर के पर्सपेक्टिव में लोगे तो उसको कंटेनर इमेज भी बोला जाता है। तो ये है डॉकर एक इंजन जो कि आपके सारे पैकेज को क्लब करके एक एक स्टैंडर्डाइज यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर में वो कन्वर्ट कर देता है। अब अगर थोड़ा बहुत जिसको डॉकर पता होता है तो वो क्या करता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि डॉकर कंटेनर्स और वर्चुअल मशीन के अंदर। तो इसमें पूरा क्लियर होना चाहिए कि डॉकर कंटेनर का एम वर्चुअल मशीन को रिप्लेस करने का बिल्कुल नहीं है। डॉकर कंटेनर का पर्पज सिर्फ होता है कि वो पर्टिकुलर एक टास्क को कंप्लीट करे, जबकि वर्चुअल मशीन में क्या होता है कि वर्चुअल मशीन पूरा का पूरा हार्डवेयर को ही वो वर्चुअलाइज करने के पर्पज के लिए यूज होता है। तो अगले डायग्राम में हम देखेंगे कि हमारा नॉर्मली ऑफिस हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कैसे काम करता है, फिर उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे कंटेनर और वर्चुअलाइजेशन जो दोनों अलग कैसे हैं। तो नॉर्मल अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो अगर ज्यादा डिटेल में देखें तो सबसे लोअर लेवल जो होता है वो कर्नल होता है। चाहे हम मैक ओएस की बात करें, चाहे विंडो की बात करें, चाहे लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें। तो अगर लिनक्स की बात करें तो सबसे नीचे जो होता है वो लिनक्स कर्नल होता है, इसीलिए हम उसको लिनक्स वर्जन बोलते हैं। अब उसके ऊपर क्या करता है, अलग अलग कंपनियां अपने कुछ सॉफ्टवेयर बनाती हैं, पैकेज करती हैं और उस कर्नल के ऊपर बिल्ड कर देती हैं और उसको एक उन्हें ब्रांडिंग देती है। जैसे कि अभी देखेंगे यहाँ पे ubuntu है, ubuntu अपना सेट ऑफ सॉफ्टवेयर कर्नल के ऊपर डालता है, रेड हैट अपना डालता है, फेडोरा अपना है, सेंटोस अपना है। तो ये सारे के सारे जो भी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वो अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और कर्नल के ऊपर अपना बिल्ड करते हैं और उसकी ब्रांडिंग करते हैं कि हमारा ओएस है। और इस डायग्राम के अंदर देखेंगे तो चारों के चारों सेम कर्नल को यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको लिनक्स बेस्ड ओएस बोलते हैं। अगर यहाँ पे विंडो होता है तो विंडो के लिए हमारा अलग कर्नल हो जाता है, क्योंकि तो वो कर्नल ये वाला कर्नल यूज ना करके कोई और कर्नल यूज करता है। अगर मैक की बात करें तो मैक कोई और कर्नल यूज करता है। तो इस तरीके से ये 3 लेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब इसमें अगर हम डॉकर को इंसर्ट करें तो डॉकर कहाँ पे फिट बैठता है। अगर इसमें हम डॉकर की बात करें तो डॉकर हम जब भी इंस्टॉल करते हो किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करते हैं और डॉकर क्या करता है, उसके अंडर उसके नीचे जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस सॉफ्टवेयर को यूज करके अपने ऊपर जो एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है उसको रन करने की कोशिश करता है। तो जैसे मान लो डॉकर ने ubuntu के ऊपर इंस्टॉल किया तो डॉकर क्या करेगा, ubuntu के अंदर जो जो चीज होगी, जो जो चीज मतलब मेनली वो कर्नल को यूज करता है, बाकी तो कोई ज्यादा यूज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अब अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग डिपेंडेंसीज हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कोई एक सॉफ्टवेयर हम रन कर रहे हैं तो उसको एपीटी गेट की सॉफ्टवेयर चाहिए, हो सकता है उसको एलएस मानना चाहिए, उसको एपीटी गेट नहीं, तो उस चीज हमें नहीं चाहिए, तो उस चीज की जरूरत नहीं होती। मेन उसको चाहिए होता है कर्नल को, जो कि जिसके ऊपर हमारा एप्लीकेशन डिपेंडेंट होता है मोस्टली। तो डॉकर क्या करेगा, अंडरलाइन जो ओएस है उसका कर्नल यूज करता है।
डॉकर जिस कर्नल के ऊपर सेटअप है वो उसी कर्नल से रिलेटेड ही कंटेनर्स को रन कर सकता है। मतलब कि अगर हम लिनक्स कर्नल यूज कर रहा है डॉकर, तो लिनक्स बेस्ड कंटेनर को ही डॉकर रन कर सकता है। अगर विंडो पे है तो विंडो बेस्ड कर्नल को ही रन कर सकता है। और इस तरह मैक है तो मैक बेस्ड। लेकिन अभी के लिए करंट सिनेरियो के अंदर सिर्फ दो ही तरह के हमारे पास कंटेनर्स अवेलेबल होते हैं। एक तो है लिनक्स बेस्ड कंटेनर और दूसरा होता है विंडो बेस्ड कंटेनर। तो इतना पूरा अभी तक क्लियर होना चाहिए कि विंडो बेस्ड कंटेनर लिनक्स में नहीं चल सकता और लिनक्स बेस्ड कंटेनर विंडो में नहीं चल सकता। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम डॉकर को अगर विंडो पे चला दें तो भी वहां पे लिनक्स कर्नल लिनक्स कंटेनर चला सकते हैं। उसको बाद में क्लियर करेंगे, बट अभी के लिए क्लियर है कि अगर लिनक्स बेस्ड कंटेनर है तो लिनक्स बेस्ड ओएस पे ही चलेगा और विंडो बेस्ड कंटेनर है तो विंडो बेस्ड कंटेनर पे चलेगा। अब इसको देखते हैं कि हमारा एक कंटेनर जो है, अब कंटेनर क्या है कि जो ए वाला पार्ट है इसको जब हम रन करेंगे एप्लीकेशन को तो कंटेनर कन्वर्ट हो जाएगा। अभी के लिए इमेज है, ठीक है, और जैसे ही रन करेंगे तो ये हमारा कंटेनर के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। सेम उसी तरह से भी अगर रेड हैट के ऊपर है तो एक कंटेनर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उससे ये वाला इमेज इसके ऊपर भी चल सकता है, ये वाला इमेज इसके ऊपर भी चल सकता है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे अंडरलाइन जो ओएस का कर्नल है वो सेम ही है, तो इसलिए सारा का सारा एक तरह से पोर्टेबल हो गया। मतलब एक इमेज हमने विंडो पर बनाया तो सेंटर से भी चल जाएगा, सेंटर से बनाया तो विंडो भी चल जाएगा। तो इस तरह से पोर्टेबल हो गया। पर इसमें एक लिमिटेशन है कि अगर विंडो में नहीं गिरेगा, क्योंकि विंडो के ऊपर कर्नल अलग होता है। तो अब हम बात करते हैं इसके कि इसका कंपैरिजन वर्चुअलाइजेशन से कैसे डिफरेंट है। तो अगर अभी तक हम बात करें तो ये हमारा पार्ट था, अभी जो मैंने पिछले वाले डायग्राम के अंदर देखा था ये वाला पार्ट। इसमें क्या कि सबसे लास्ट में हमारा जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके नीचे मैंने नहीं दिखाया था। ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर कर्नल भी हो गया, लिनक्स कर्नल में आपका ये इंफ्रा है, ये फिजिकल मशीन भी हो सकती है और आपका वीएमवेयर भी हो सकता है। ठीक है, वीएमवेयर मतलब हाइपरवाइजर भी यूज हो सकता है। ठीक है, अभी हमारा हाइपरवाइजर है, ये हमारा ओएस हो गया, उसके ऊपर हमने मान लो 1.2 हो गया W12, ठीक है, और इसके ऊपर हमने डॉकर रीजन डाल दिया। अब इसके ऊपर क्या है कि मान लो कोई एक एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन का सोर्स कोड विद उसकी डिपेंडेंसी। तो मान लो कोई एक एप्लीकेशन है जो कि एल्स कमांड यूज कर रहा है, तो उस इमेज के अंदर एल्स कमांड भी होना चाहिए। अगर मान लो कोई भी एप्लीकेशन है जिसको पाइथन चाहिए तो उस इमेज के अंदर पाइथन भी होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि उसकी लाइब्रेरी, उसकी बाइनरी फाइल जो भी चाहिए वो सारे का सारा एक इमेज के फॉर्मेट में क्लब करके पैकेज करके हमने रख रखा है। जैसे इसको रन करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन ये रन होने लगेगा। तो अभी तो क्या है कि इसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही है, बट जो हमारा कंटेनर है कोई भी कंटेनर रन हो सकता है जो कि सेम लिनक्स कर्नल अगर शेयर कर रहा है। अब बात अगर यही हम हाइपरवाइजर की करें और वर्चुअल मशीन की करें तो इसमें क्या होता है, फिजिकल मशीन होता है और फिजिकल मशीन के ऊपर इन्होंने अलग अलग ओएस डाल रखे हैं। यहाँ पे देखो कि एक यहाँ पे एक ओएस अलग हो गया, इसमें एक ओएस अलग है, एक ओएस अलग है। तो इस तरीके से इसने क्या किया, इसने हार्डवेयर को वर्चुअलाइज किया कि एक हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल हमने ओएस डाल रखा है और यहाँ पे एक हार्डवेयर के ऊपर एक ही वर्चुअल मशीन डाल रखा है, बट एप्लीकेशन कई रन कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि एक एप्लीकेशन के साथ हमें बाइनरी फाइल भी डाली है और उसके साथ हमें ओएस भी डालना पड़ेगा। इसमें क्या है कि हमें ओएस वाला पार्ट हमने कॉमन शेयर कर दिया। इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है वर्चुअलाइज हो गया और इसमें हमने हार्डवेयर एक रखा हुआ है तो हमारा हार्डवेयर वर्चुअलाइज हो गया। तो ये दोनों डिफरेंस होता है हमारे कंटेनर्स के अंदर और वर्चुअलाइजेशन के अंदर। तो क्लियर होना चाहिए कि जो कंटेनर्स होता है उसका सिर्फ और सिर्फ पर्पज होता है एक टास्क को कंप्लीट करने का, ना कि हमें पूरी ओएस को रन करना। ओके, तो टास्क अलग अलग सिनारियो में अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर आप वेब डेवलपमेंट काम कर रहे हैं तो हमारे लिए एक टास्क जो होता है उसको माइक्रो सर्विसेज के साथ माइक्रो सर्विसेज में डिनोट कर। अगर वही आपके पास कोई प्रोसेस है, कोई विंडो मतलब कोई सिस्टम पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो उसमें एक प्रोसेस जो होता है वो एक हमारा टास्क होता है। एक जैसे अपाचे है तो अपाचे जब भी रन करेगा तो एक प्रोसेस स्टार्ट करता है, तो हमारे लिए एक क्या हो गया, टास्क हो। तो ये अपाचे रन करने के लिए हम एक एप्लीकेशन एक हम कंटेनर बनाएंगे और माइस्क्ल एक अलग प्रोसेस हो गया तो माइस्क्ल के लिए हम अलग कंटेनर बनाएंगे। हालांकि काम आप एक दोनों सभी को एक ही के अंदर भी कर सकते हो, बट करना नहीं। फिर अगर वही करना है तो फिर हम वर्चुअल मशीन यूज करके कर सकते हैं। डिफरेंस होता है दोनों वर्चुअल मशीन और कंटेनर्स के बीच में। अब देखते हैं कि इस दोनों का हम एक तो मतलब थियोरेटिकल नॉलेज होगा कि इस तरह से कंटेनर होता है, इस तरह से वर्चुअल मशीन होता है, बट एक्चुअल में ये यूज कैसे हम प्रैक्टिकली यूज कैसे करेंगे। मान लो आपके पास एक कोई एप्लीकेशन है और मान लो आपको इंफ्रा सेटअप करना है आपकी कंपनी के अंदर, तो कैसे सेटअप करेंगे इसके लिए, क्योंकि हमें तो दोनों के लिए चाहिए होगा, विंडो के भी चाहिए और लिनक्स के लिए भी चाहिए। तो उसका आर्किटेक्चर इस तरीके से होगा। सबसे लास्ट में हम एक हमारा जो मशीन होगा हार्डवेयर, एक मान लो फिजिकल मशीन है यहाँ पे, इसके ऊपर हम वर्चुअल मशीन डाल देंगे। नॉर्मली वीएमवेयर होता है, हाइपर भी होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम दो ओएस डाल देंगे।
एक लिनक्स बेस्ड ओएस डाल देंगे और एक विंडो बेस्ड ओएस डाल देंगे। तो विंडो के लिए विंडो ही होता है और विंडो सर्वर डाल दिया यहाँ पे, लिनक्स डाल दिया, सेंटोस, रेड हैट, फेडोरा, जो भी डालना है डाल सकते हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि सारे के सारे सेम कर्नेल यूज करते हैं। अब इस वाले पे जब भी रन करेंगे तो लिनक्स बेस्ड कर्नेल रन करेगा, और इसके ऊपर जब रन करेंगे तो इसमें हमेशा विंडो बेस्ड कर्नेल रन करेगा। अब हमारे पास जो डॉकर क्लाइंट रहेगा, अब डॉकर क्लाइंट क्या है इसके बाद बात करेंगे, बट अभी के लिए कुछ होता है, हमारा टर्मिनल है। अब उस टर्मिनल इतना स्मार्ट है कि अपने आप ही वो राउट कर देगी। अगर हम विंडो का कंटेनर लॉन्च करें तो विंडो वाले सर्वर पर रिक्वेस्ट चली जाए यहाँ से, और लिनक्स का है तो लिनक्स वाले चले जाए। तो इस तरीके से हम एक पूरा आर्किटेक्चर अपने कंपनी के अंदर एक इंफ्रा सेटअप कर सकते हैं। एक नॉर्मल यूज केस की बात किया जाए तो प्रैक्टिकली इस तरीके से हमारा होता है। लेकिन लोग यूज करते हैं तो उनको सिर्फ एक ही यूज करते हैं, नॉर्मली ये वाला पार्ट ही करते हैं, ये वाला पार्ट भूल जाते हैं, क्योंकि विंडो पे बहुत ही कम यूज होता है। बट अभी मोस्टली जो कंटेनर जो डॉकर की बात होती है वो हमेशा ही हम लिनक्स की ही बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो कंटेनर्स होता है, जो लिनक्स का कंटेनर होता है वो बहुत समय पहले से था, और डॉकर उस कंटेनर को यूज करना स्टार्ट कर दिया है। और विंडो ने भी 2-3 साल पहले ही इन्होंने भी रिलीज किया हुआ है विंडो बेस्ड कंटेनर को, इसलिए उसकी पॉपुलरिटी भी थोड़ी कम है, बट लिनक्स के लिए ज्यादा पॉपुलर है। तो अगर आपके पास विंडो की जरूरत नहीं है तो आप सीधे सिंपल ये वाला पार्ट ही यूज कर सकते हैं। इस डॉकर का बेनिफिट्स क्या है? ओके, तो बेनिफिट्स में अगर देखा जाए तो पहले उन्होंने ये जो कंटेनर्स होता है वो सिंपल एक टास्क को रन करने के लिए होता है। तो ऑब्वियसली एक टास्क के लिए बहुत ही कम लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, कम स्पेस की जरूरत पड़ेगी, कम मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या होगा, बहुत ही लाइट होगा, तो ये फास्ट भी बहुत ही ज्यादा फास्ट रहेगा। क्योंकि साइज में कम है तो आप किसी को ट्रांसफर करना है, भाई ये इमेज है इसको रन कर दो, तो तुरंत ही 2 MB का फाइल है अपना रन कर दिया है, 10 MB की फाइल रन कर दिया उसने। अगर यही वर्चुअलाइजेशन के साथ अगर इसको शेयर करना होता तो समझ लो 2 GB 3 GB का हो जाता, ज्यादा उसको रिसोर्स की जरूरत पड़ती, ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ती। अब ये सिक्योर भी है। सिक्योर कैसे कि मान लो अगर किसी भी रीजन से वो हैक हो जाता है या फिर कोई भी करप्ट हो जाता है तो हमारा सिर्फ एक ही प्रोसेस करप्ट होता है, बाकी सारे के चलते हैं। बट अगर वर्चुअल मशीन की बात करें तो उसमें अगर कोई एक फॉल्ट होगा तो सारा प्रोसेस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एक दूसरे से लिंक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है। मान लो एक करप्ट हो गया उसमें से कोई भी एक पार्ट तो नहीं चलेगा, क्योंकि सब कुछ डिपेंडेंट है। अब इसमें क्या कि एक प्रोसेस ही है, हम कोई एक सॉफ्टवेयर चला रहे हैं जिसके अंदर 10 प्रोसेस की जरूरत है, तो हम 10 कंटेनर लॉन्च कर देंगे। तो इस तरीके से सिक्योर भी हमारा लगा, लाइट वेट जैसे बताया कम, और ये ओपन सोर्स भी है, पोर्टेबल है। एक कंटेनर को दूसरे मशीन चला सकते हैं, दूसरे कंटेनर को दूसरे मशीन चला सकते हैं। और एक इसमें क्या होता है, ये डॉकर हमें API भी देता है जिसके थ्रू हम अपने एप्लीकेशन के अंदर हम रन करके उसको यूज कर सकते हैं। और ये डेवऑप्स को भी सिंप्लीफाई कर दिया। क्यों? क्योंकि सारा का सारा हमने कॉन्फ़िगरेशन डेवलपर ने ही अपना क्लब करके पैकेज करके दे रखा है, तो इसमें ऑपरेशन भी वो ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो इसमें क्या होगा कि मतलब एक तरह से जो डेवऑप्स वाला काम होता था वो बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया। और ये वर्जनिंग कंट्रोल एकदम गिट की तरह काम करता है। इसमें आप टैग बना सकते हो, आप पुश करके रिपोजिटरी में डाल सकते हो, तो इस तरीके से आप वर्जन मैनेजमेंट इसका कर सकते हो। तो अगला पार्ट देखते हैं कि इसका मतलब यूज कहाँ पे यूज होता है। तो इसका यूज होता है नॉर्मली, जैसे कोई कंपनी है जिसके अंदर एक टीम है, टीम के अंदर कोई नई हायरिंग होती है तो सबसे पहले हमें उसे इन्वॉल्वमेंट देना पड़ता है कि भाई डेवलपमेंट तुम कैसे करोगे। तो डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक सैंडबॉक्स की तरह बना के उसको यूजर को दे सकते हैं, या फिर आपको कोई आपका प्रोडक्ट है जो कि किसी थर्ड पार्टी कंपनी को आप देना चाहते हो डेमो के लिए, या फिर प्रीसेस में आप देना चाहते हो कि भाई देख लो अगर सब कुछ सही है तो फिर इसको यूज कर सकते हो। तो उस तरीके से सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट हम बना के कंपनी को दे सकते हैं, या फिर कहीं भी डेमो दिखाना प्रोडक्ट का तो उसको दे सकते हैं, वहां पे यूज हो सकता है। तो इस तरीके से ये इसका यूज होती है। इसमें मार्केट में कंटिन्यूस इंटीग्रेशन CI/CD का भी बहुत ज्यादा इसका यूज हो रहा है। अभी क्या होता था कि जैसे मान लो सेलेनियम कोई एक वेब एप्लीकेशन है जिसको कि हमें CI/CD के साथ करना है, तो हमें क्या होता है कि CI/CD में हमें पहले टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो टेस्टिंग के लिए हमें एक सर्वर की भी। अब मान लो कि अपने पास कंपनी में 4 अलग-अलग टीम है, कोई जावा पे काम करता है, कोई PHP है, कोई पाइथन है, कोई .NET है, कोई गोलैंग है। तो अब अगर इस तरह से देखा जाए तो आपके पास 8-10 सर्वर तो सिर्फ इस टेस्टिंग के लिए ही चाहिए। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि अब वहाँ पे डॉकर यूज कर डॉकर सेटअप कर देते हैं, और जैसे ही जो जिस तरीके का सॉफ्टवेयर रहता है उस तरीके का कंटेनर लॉन्च होता है, टेस्ट करता है, काम खत्म और बंद जाता है। तो वहाँ CI/CD में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इसका स्केल इसको अब डॉकर है तो इसको स्केल करना बहुत ही ज्यादा ईजी होता है कि मतलब मैंने जैसे बताया कि मतलब एक प्रोसेस को एक कंटेनर यूज करता है, तो जितनी ज्यादा हमें प्रोसेस जरूरत पड़ती है उसको ज्यादा में अपना इंक्रीमेंट स्केल करते चले जाते हैं।
अब इसमें पूरा टीम में एक साथ कोलैबोरेट करके अपना काम कर सकते हैं। इसमें मतलब एक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोई इशू नहीं आता है। नॉर्मली वो इमेज पुल करता है, उसमें चेंजेस करता है, पुश कर देता है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट भी कोलैबोरेट हो जाता है टीम के अंदर, अब कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा यूज होता है कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक इमेज के अंदर कॉन्फ़िगर करके हम सामने वाले को दे सकते हैं। तो उसको अब एप्लीकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने अपने पास बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। हमने उसको फाइल दे दिया, उस फाइल के थ्रू से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप अप हो जाएगा। अभी हम दिखाएंगे कैसे, लास्ट में भी देखेंगे कैसे ये यूज होता है। लोकल डेवलपमेंट जैसे हमने बताया कि कोई नया डेवलपर आता है तो उसको अपना दे सकते हो, डॉकर का इमेज दे दो या फिर डॉकर का इन्वायरमेंट दे दो, अपने हिसाब से अपना सब लोकल डेवलपमेंट मशीन सेटअप कर सकता है। इसमें पूरा हम एचए पे अपना पूरा एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। और एक प्लेटफॉर्म जो सर्विस और सर्विस सॉफ्टवेयर जो सर्विस हम इसका यूज कर सकते हैं, करते हैं लोग, वो मार्केट में इसका यूज ज्यादा होता है। तो ये सारे से कॉमन यूज केस थे। अब बात आती है उस पर जिसके लिए हम पूरा ये सब तामझाम कर रहे हैं, डॉकर इंजन के बारे में, जिसको कि एक जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और मेनली इसका यूज होता है डॉकर कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए। जब बात करते हैं मैनेज करने की, तो मतलब फ्रॉम बिल्डिंग एन इमेज टू डिप्लॉइंग ए सॉफ्टवेयर और स्केलिंग ए सॉफ्टवेयर, तो इस सारा का सारा काम इस डॉकर इंजन के थ्रू होता है। इस डॉकर इंजन के अंदर 3 पार्ट होता है। एक पार्ट तो डॉकर सर्वर होता है, दूसरा पार्ट होता है क्लाइंट, तो एक क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर पे होता है, और एक रेस्टफुल एपीआई होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मान लो इस, जैसे कि मैंने इस लास्ट वाले में स्लाइड में मैंने दिखाया था कि उसमें इस वाले में देखा जाए तो एक ये हमारा जो था एक सर्वर है। इस वाले सर्वर, एक सर्वर हमारा ये हो गया, एक सर्वर हमारा ये हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्लाइंट है। क्लाइंट आपका कुछ भी, कोई मशीन हो सकती है या फिर कोई एपीआई हो सकता है, जो कि हम जैसे अब ये सर्वर है तो इसकी एक आईपी एड्रेस पोर्ट होगा, ये सर्वर है तो इसका भी एक आईपी एड्रेस पोर्ट होगा। यहाँ पे हम प्रॉक्सी सेटअप करके और अपना रिक्वेस्ट को पर्टिकुलर पे डाइवर्ट कर सकते हैं। अब मान लो कि आपके पास बहुत ज्यादा लोड है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको हम अलग अलग तरीके से आप एक और सर्वर सेटअप कर दिया डॉकर का, एक और सर्वर सेटअप कर दिया डॉकर का, तो इस तरीके से आप प्रॉक्सी के थ्रू अलग अलग राउट पे अपना लोड बैलेंस कर सकते हो। तो ये है डॉकर सर्वर, जिसको कि डॉकर डी नाम का एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, और एक डॉकर क्लाइंट है जो कि नॉर्मली इसके साथ इनिशिएट होता है। जब भी डॉकर बिल्ड, अब इसके साथ काम करने के लिए कोई एक इंटरफेस होना चाहिए ना, मतलब इमेज बिल्ड करना है या फिर कंटेनर्स को रन करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, डॉकर क्लाइंट की जरूरत पड़ती है। एक टर्मिनल होता है जिसके थ्रू डॉकर के कमांड होता है, उस पर आप काम करते हो, तो वो डॉकर क्लाइंट है, जिसको भी डॉकर कंपनी ने बनाया हुआ है। और एक रेस्टफुल एपीआई, जो डॉकर है एक रेस्टफुल एपीआई एक्सपोज करता है। इस रेस्टफुल एपीआई को आप यूज कर सकते हो अपने एप्लीकेशन में, और उसके बेसिस पे अपना एप्लीकेशन खुद बना सकते हो इस डॉकर के ऊपर। सो दिस इज ऑल अबाउट द डॉकर इंजन। अब इसका आर्किटेक्चर देखेंगे कि इसका आर्किटेक्चर एक्चुअली में होता कैसे है, पूरा काम कैसे करता है। तो ये हमारा एक डॉकर क्लाइंट, ठीक है। अब ये हो गया हमारा डॉकर सर्वर, ठीक। अब डॉकर सर्वर के अंदर क्या होता है कि इसमें डॉकर सर्वर का काम क्या होता है कि एक कंटेनर्स को मैनेज करता है। मैनेज मतलब बिल्ड करता है, बिल्ड मतलब इमेज, तो ये हमारा इमेज हो गया। और कंटेनर को मैनेज मतलब स्केल या रन करने का, ये हो गया हमारा कंटेनर। तो ये 2 पार्ट काम होते हैं कंटेनर्स का, सॉरी डॉकर इंजन का। अब डॉकर इंजन में क्या होता है कि ये जो इमेज होता है, ये सारा का सारा इमेज अपने पास नहीं रखता है, जो रिक्वायरमेंट होती है वही रखता है। डिफॉल्ट में डॉकर हब एक रजिस्ट्री होती है जिसके ऊपर बहुत सारा पब्लिक इमेज पब्लिश किया हुआ होता है। अलग अलग कंपनी अपनी इमेज वहां पे पब्लिश कर देती हैं। तो अब जैसे डॉकर इंजन करेंगे तो डॉकर क्या करेगा, पहले उसको लोकल पे चेक करेगा कि लोकल पे इसकी इमेज है या नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ से बिल्ड कर लेता है, मतलब पुल कर लेगा, मतलब डाउनलोड कर लेगा यहाँ पे, और इसके बाद इसको यहाँ पे रन कर देता है। बात मतलब क्लियर हो गई सर कि जब भी हम डॉकर क्लाइंट को एक डॉकर को इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई हमें इंजनस को रन करना है, तो डॉकर क्या करेगा कि इंजनस को लोकल पे सर्च करेगा, अगर है तो वहीं पे कंटेनर को लॉन्च कर देगा, अगर नहीं है तो उसको रिपोजिटरी से पुल करेगा और फिर लॉन्च करेगा। अगर आपको रन नहीं करना है, सिर्फ इमेज को ही पुल करना है, तो वहां पे कमांड होता है डॉकर पुल। तो डॉकर पुल करोगे तो वहां से पुल कर लेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। डॉकर रन में पुल भी करेगा और रन भी करेगा। और डॉकर बिल्ड में आप रिपोजिटरी से ना लेके आप डायरेक्टली डॉकर उसमें ही बना दो। मतलब कभी भी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें पुल नहीं करना, वहां पे इमेज नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी खुद की इमेज बनाते हैं। खुद की इमेज बनाएंगे तो डॉकर जिसे बिल्ड करेंगे तो यहीं पे इमेज अपना कस्टम इमेज बना देगा। तो ये हमारा पूरा आर्किटेक्चर होता है डॉकर इंजन के बारे में, ठीक है। अब अगला बात आती है कि ये डॉकर इंजन के पीछे मतलब बना कैसे है, मतलब क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो पहला है कि ये लिनक्स बेस्ड
मशीन के लिए उसके लिए बना था और 64 बिट का आर्किटेक्चर होना चाहिए। अब एक विंडो भी चलता है, वो भी उसकी भी रिक्वायरमेंट है कि 64 बिट का ही होना चाहिए। और ये इसकी पूरी पीछे प्रोग्रामिंग जो है वो गोलैंग के अंदर की गई है। अब इसमें भी डॉकर इंजन की पूरी प्रोग्रामिंग गो के अंदर की गई है, बट बाकी जो अदर पार्ट है उसमें कुछ गो के अंदर है, कुछ पाइथन के अंदर है, कुछ अदर लैंग्वेज के अंदर है। और ये जैसा कि मैंने बताया कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे होता है, तो एक सर्वर होता है और एक क्लाइंट होता है। ये यूनियन फाइल सिस्टम पे काम करता है। यूनियन फाइल सिस्टम क्या होता है, अब इसमें इसको समझने के लिए अगर मतलब जैसे नॉर्मल फाइल सिस्टम है, अगर उसमें किसी एक डायरेक्टरी को माउंट कर देते हैं तो उसके अंदर कुछ फाइल रहेगा। अब उसी डायरेक्टरी पे किसी और को भी माउंट कर दिया तो नॉर्मल क्या होता है कि जो लास्ट वाला जो माउंटेड होता है उसकी फाइल होती है। बट यूनियन में क्या होता है कि ये दोनों में जो कॉमन होता है, मतलब दोनों में जो कॉमन होगा उसमें से एक फाइल को लेता है और जो डिफरेंट होता है उसको भी लेता है। मतलब अगर दो 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 फोल्डर को माउंट कर दिया गया किसी एक पे, तो क्या करेगा, सारी की सारी फाइल को लेगा बट डुप्लीकेट जो होगा उसको हटा देगा। तो ये है यूनियन फाइल सिस्टम का काम होता है। इसका यूज अभी बताते हैं ये सब क्यों करता है। और नेम स्पेस होता है, नेम से ये सारे के सारे अपने एक दूसरे को आइसोलेट, अब जिसे बोला जाता है कि जो कंटेनर रन होता है ये एक दूसरे से आइसोलेटेड फॉर्मेट में होता है। आइसोलेटेड फॉर्मेट मतलब एक कंटेनर दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता है या फिर दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता। तो ये अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता क्यों, क्योंकि जितने भी जैसे ये कंटेनर हम लॉन्च करते हैं तो उसमें क्या करता है कि वो एक अपना जैसे मान लो एक नॉर्मल सिस्टम पे क्या होता है कि मान लो लिनक्स की पूरी मेरी एक मशीन है। अब इस पे मैंने कोई एक प्रोसेस स्टार्ट किया तो प्रोसेस आईडी उसकी बन जाती है। वो प्रोसेस किसी और प्रोसेस को चाहिए तो उसकी एक चाइल्ड प्रोसेस बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस बन गया वन, एक और प्रोसेस चाहिए तो एक और प्रोसेस बना दिया थ्री। इस तरह से एक मेन प्रोसेस हो गया, इसके सब चाइल्ड हो गया। उसी तरह से जैसे हम कंटेनर लॉन्च करते हैं तो उसकी भी एक प्रोसेस आईडी बनती है और उस कंटेनर के अंदर बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं तो बहुत सारे यहाँ पे उसके चाइल्ड प्रोसेस बन जाएगा। एक प्रोसेस, दो प्रोसेस, तीन प्रोसेस, चार, इस तरह से चाइल्ड प्रोसेस बन जाता है। तो अब क्या होगा कि अगर एक और कंटेनर लॉन्च किया तो उसकी प्रोसेस आईडी थ्री हो गई और उसके अंदर जो प्रोसेस होगा वो उसकी प्रोसेस आईडी बन जाएगी यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस आईडी। तो ये क्या होगा, एक ए और ये दोनों क्या होगा एक दूसरे से आइसोलेटेड है। अब इसमें कोई दिक्कत आती है तो इसको फिट नहीं करेगा, इसमें कोई दिक्कत आती है तो इसको फिट नहीं करेगा। तो इसलिए क्या होता है कि कंटेनर पूरा का पूरा आइसोलेटेड होता है और इन दोनों के सारे जो फाइल होते हैं फाइल भी एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं। क्यों, क्योंकि वो भी एक अलग वो भी एक डायरेक्टरी हायरार्की को फॉलो करते हैं। नॉर्मली उसको भी आगे पीपीटी में देखेंगे कि उसका कैसे डिफरेंट अपने आप को अलग करता है। तो एक नॉर्मली अभी के लिए कंटेनर जब रन करते हैं तो एक अलग प्रोसेस होता है और उस तरीके से वो अपना प्रोसेस आईडी के थ्रू अपने आप को एक आइसोलेट कर देते हैं, एक दूसरे से आइसोलेट करते हैं। इसमें क्या होता है कि सी ग्रुप होता है। सी ग्रुप का यूज होता है कि जैसे कोई कंटेनर है तो उसके अंदर हम पर्टिकुलर रिसोर्स एलोकेट कर सकते हैं ऑन डिमांड। जैसे मान लो अगर कोई कंटेनर जिसको 2 GB रैम चाहिए तो उसको 2 GB एलोकेट कर सकते हैं, किसी को 4 GB चाहिए तो उसको 4 GB एलोकेट कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली जितना हमारे पास हार्डवेयर पे अवेलेबल है वो नहीं कर सकते हैं, बट वो आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो ये इस सीजी ग्रुप के थ्रू, सी ग्रुप के थ्रू। और जो भी कंटेनर होता है वो एलएक्सी कंटेनर्स को ही यूज करता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी थी जो डॉकर के अंदर यूज होती हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी हो सकती हैं बट अभी ये मिनिमम है जितना ये यूज होता है। तो अगला चीज देखेंगे कि हम डॉकर को इंस्टॉल कैसे करेंगे अपने सिस्टम पे। तो डॉकर इंस्टॉलेशन के लिए कुछ नहीं करना। अगर आपके पास लिनक्स मशीन है तो जैसे मैंने बताया कि अगर लिनक्स के लिए बहुत ही ईजी काम करता है, क्योंकि इसका मेन शुरू में टारगेट ही था कि लिनक्स मशीन को ही टारगेट करते थे, क्योंकि विंडो और मैक के लिए कंटेनर्स अवेलेबल ही नहीं थे। जो कंटेनर्स अवेलेबल थे सिर्फ लिनक्स के लिए थे, इसलिए लिनक्स के सबसे ईजी था। तो कुछ नहीं करना, आपको एक कमांड चलाने हैं। एक क्या करेगा, एक सेल फाइल डाउनलोड करेगा और सेल फाइल को आप रन कर दो तो आपका जो सिस्टम है उसके हिसाब से अपने पास सारा वो कॉन्फ़िगर कर देगा। ठीक है, या फिर अगर आप ये डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपल अगर उबुंटू मशीन है तो एपीटी गेट और इंस्टॉल डॉकर कर दो, डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर सेंटोस मशीन है तो यम इंस्टॉल डॉकर कर दो तो डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। अब बात आती है विंडो पे। तो विंडो पे डॉकर सेटअप करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो पहले जो था हम डॉकर टूल बॉक्स यूज करते थे। अब विंडो के ऊपर तो हमारे पास लिनक्स कर्नल है नहीं, ठीक है। अगर लिनक्स कर्नल नहीं है तो हमें लिनक्स कंटेनर रन नहीं कर सकते हैं। तो डॉकर टूल बॉक्स क्या करता था, पहले एक ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करता था, उसके ऊपर एक लिनक्स वर्चुअल मशीन का इमेज डाउनलोड करता था,
और उसको रन करता था। और उसके ऊपर काइनेमेटिक एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक यूआई ग्राफिक्स देता है, जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट करते हो डॉकर के थ्रू। उसमें क्या होता था, डॉकर सीएलआई यूज होता था, यहाँ पे काइनेमेटिक है, इसके थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं डॉकर में। तो ये 3 सॉफ्टवेयर थे जो डॉकर टूल बॉक्स के साथ देता था। ठीक है, अब क्या है कि अब विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि इन्होंने अपना भी वर्चुअलाइजेशन कंटेनर बनाना दे दिया। अब हमें लिनक्स के साथ साथ विंडो की भी जरूरत पड़ने लगी। तो डॉकर ने क्या किया, डॉकर डेस्कटॉप बनाया। डॉकर डेस्कटॉप जो अभी है, ये अभी माइक्रोसॉफ्ट ने WSL2 रिलीज किया है 2020 अपडेट में। तो इसके ऊपर आप इसको इंस्टॉल करने पे क्या करता है, डॉकर वर्चुअल मशीन और ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स हटा देता है। और ये क्या करता है, ये माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी हाइपर-वी यूज करना स्टार्ट करता है। तो हाइपर-वी यूज कर लिया, ये इसको चाहिए ही चाहिए, इसको डाउनलोड करता है। काइनेमेटिक भी चाहिए ही चाहिए, तो ये भी करता है। तो ये क्या करता है कि हाइपर-वी यूज करके वर्चुअलाइजेशन स्टार्ट कर देता है और उसके ऊपर अपना डॉकर सेटअप कर देता है। तो उसके थ्रू आप लिनक्स का चलाना स्टार्ट कर देते हो, और विंडो का चलाने के लिए वो हाइपर-वी के थ्रू एक विंडो का भी सेटअप कर, विंडो तो होता ही है। सेम यही प्रोसेस मैक ओएस के लिए भी एप्लीकेबल होती है, बट मैक में क्या होता है कि हाइपर वी यूज ना करके वो मैक ओएस वर्चुअलाइजेशन यूज करता है, और उसके ऊपर भी विंडो का भी उसके ऊपर भी वो विंडो का भी चलाना स्टार्ट करता है, और लिनक्स का भी चला सकते हो डॉकर डेस्कटॉप के थ्रू। बाकी टूल बॉक्स के अंदर तो सिर्फ आप लिनक्स का ही चला सकते हो। तो ये 2 तरीके थे जो कि मैक ओएस और विंडो पे इंस्टॉल करने के तरीके होते हैं। तो ये सारा का सारा हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो गया। अब थोड़ा सा बेसिक कमांड देखेंगे जो मोस्टली ज्यादा यूज होता है हमारे डॉकर के अंदर। तो पहला कमांड होता है रन करने के लिए। तो डॉकर रन अगर इंजनस करते हैं तो ये क्या करता है, डॉकर को इंजनस रेपोजिटरी से डाउनलोड करता है। रेपोजिटरी वही जो मैंने उसके अंदर अभी बताया था, अभी जैसे मैंने बताया था कि इसमें रेपोजिटरी होती है, तो रेपोजिटरी से डाउनलोड करके लाता है वो। जिसे डॉकर रन इंजनस करेंगे तो यहाँ से इंजनस को डाउनलोड करेगा अगर लोकल पे नहीं है तो, और फिर इसको रन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से रेपोजिटरी से वो डाउनलोड करेगा और उसके बाद वहां से रन करता है। सेम अगर उसी से सेंटोस करते हैं तो सेंटोस डाउनलोड कर सकते हैं। सेंटोस के बहुत सारे वर्जन होते हैं, पर्टिकुलर एक वर्जन हमें चाहिए ऑब्वियसली। तो अगर कुछ भी नहीं देते हैं तो यहाँ पे लेटेस्ट होता है। ठीक है, अगर कोई टैग देते हैं तो जो टैग दिए रहेंगे वो उस टैग को ही डाउनलोड करेगा। अभी तक क्या था कि अब लेकिन जैसे डॉकर रन सेंटोस करेंगे ना, तो एक कंटेनर को रन करेगा और कंटेनर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी टास्क नहीं है। एक टास्क को स्टार्ट किया, उसके अंदर कुछ था ही नहीं, वो बंद हो गया। तो आप जैसे भी इसको देखोगे कंटेनर में, तो वहां पे एग्जिट करके लिखा रहेगा, एग्जिटेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई टास्क नहीं था, और कंटेनर का काम क्या होता है, टास्क को रन करना होता है। तो टास्क अगर उसको देखना चाहते हैं कंटेनर रन हो रहा नहीं, तो आप इस तरीके से कमांड चला के चेक करो। तो आप उसमें स्लीप कमांड चलाएगा और 5 सेकंड तक के लिए रहेगा, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको काम दिया कि भाई तू स्लीप मोड में रहो 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए स्लीप मोड में रहेगा। अब क्या है, कभी कभी मान लो कोई भी हम टास्क देते हैं कंटेनर को, जिस होता है ना, मतलब कोई टास्क तो टास्क आर्गुमेंट भी पूछ सकता है ना। जैसे अब मैंने कोई कंटेनर बनाया जो कि 2 नंबर को ऐड करता है। ठीक है, a प्लस जैसे 2 इंटीजर को जोड़ता है, मतलब ऐड करता है, तो उसको 2 नंबर तो चाहिए ना। तो जैसे ही वो नंबर एक्सेप्ट करने के लिए आई कमांड होता है जो कि इंटरेक्टिव मोड में होता है। इंटरेक्टिव मोड में वो हमसे आर्गुमेंट पूछता है, हम आर्गुमेंट देते हैं, वो उसका आउटपुट देता है। तो एक आई कमांड होता है, जिसे मान लो इसको अगर मान लो ये ऐड करके कोई एक कंटेनर है, इमेज है, तो पूछेगा, जैसे पूछेगा इंटर 2 नंबर, तो हम डालेंगे 2,3, तो 2 और 3 को ऐड करके 5 में रिजल्ट देगा। ये हमारे इंटरेक्टिव मोड में हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें टास्क मतलब कमांड्स भी देने पड़ते हैं। अभी तो हम आर्गुमेंट दिए, कमांड भी दे सकते हैं कि भाई मुझे लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी चाहिए, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, उसको डिलीट करनी है। तो इस तरीके से हमें कमांड भी देने पड़ते हैं। कमांड हम देते हैं टर्मिनल को, तो हमें टर्मिनल चाहिए, मतलब तो टर्मिनल के लिए की कमांड होता है, तो डॉकर रन -it सेंटेक्स। तो इसके थ्रू क्या करेगा, आपका सेंटेक्स का टर्मिनल निकल जाएगा और इसके ऊपर अपना काम कर सकते हैं। तो ये मोस्ट पॉपुलर वन है। अगर आप डॉकर स्टार्ट कर यूज करना करो तो ये कमांड सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इस कमांड को एक बार नोट करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होता है। दूसरा है एक्सक्लूड कमांड। इसके थ्रू आप किसी भी कंटेनर पे आप एक्सक्लूड कोई भी कमांड एक्सक्लूड कर सकते हो। कंटेनर कोई रन हो रहा है और उसके थ्रू आपको कोई कमांड एक्सक्लूड करना है तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो। अब जैसे मैंने बताया कि ये जितने के सारे जो कंटेनर होते हैं, एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस मतलब
नॉर्मली अगर प्रोसेस देखना हो सिंपल क्या करते हैं, पीएस कमांड चलाते हैं। तो डॉकर का प्रोसेस चेक करना तो डॉकर पीएस चलाते हैं। माइनस एस करने से क्या होता है कि जो जो प्रोसेस हमारे बंद हो चुके हैं वो भी देख सकते हैं, उसका स्टेटस देख सकते हैं, कब रन हुआ है, क्या उसकी आईडी है, क्या नाम है, सब कुछ पता चलेगा डॉकर पीएस माइनस एक। ठीक है, अब मान लो कोई कंटेनर या टास्क मेरा रन हो रहा है, उसको हमें बंद करना है। बंद करने के लिए क्या कमांड होता है, डॉकर स्टॉप सीआईडी। सीआईडी जो कंटेनर जो होता है ना, ये सीआईडी जहाँ पे हमने लिखा है, ये मान लो कि ये आपने कंटेनर चला रखा है, कंटेनर वन। ठीक है, अब इसमें जब भी स्टार्ट करते हैं तो इसमें ना एक आईडी होती है। कंटेनर टू है, इसकी भी कोई आईडी होती है। कंटेनर थ्री है, इसकी भी एक आईडी होती है, और ये आईडी होती है बहुत ही लंबी होती है, लगभग 64 कैरेक्टर की होती है आईडी। ठीक है, तो मान लो इसकी आईडी है 1 2 3 और करते 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 जेड, कुछ आईडी है इसकी। ठीक है, 1 2 4 यहाँ पे कुछ जेड है, और यहाँ पे 3 2 4 जेड है। तो इस तरह से हमारे 3 कंटेनर थे। अब सीआईडी क्या है कि आप अगर मान लो अगर 1 और 2 में डालना है आपको, तो 1 और 2 कंटेनर के साथ इंटरेक्ट करना है, तो 1 2 3 डालोगे तो ये वाला आ जाएगा, 1 2 4 डालोगे तो ये वाला आ जाएगा। अगर आपको 3 वाला करना है तो आप सिर्फ 3 डालोगे तो ये वाला आ जाएगा, क्योंकि कि आपको ना सबसे यूनिक कैरेक्टर पता करने पड़ेंगे सारे कंटेनर के बीच में। जैसे ही पता चल गया आप वही डाल दो यूनिक, तो पर्टिकुलर कंटेनर को पिक कर लेगा। तो ये इस तरीके से अगर स्टॉप करना है तो मान लो 3 डालोगे तो 3 वाला कंटेनर बन जाएगा, 1 2 4 डालोगे तो दूसरा वाला, 1 2 3 डालोगे तो पहला वाला कंटेनर बन जाएगा। अब जो कंटेनर है उसको अब इसमें तो स्टॉप हो जाएगा, बट आप इस मैंने से डालोगे तो दिखेगा उसके अंदर, बट आप चाहते हो तो दिखे भी ना, तो आराम कर दो, आराम से कर दो। तो इससे क्या होगा कि पूरा कंटेनर हमारा रिमूव हो जाएगा। बट अभी भी सारा का सारा हमारा इमेज वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो अगर इमेज को भी अगर डिलीट करना है तो उसके लिए 2 कमांड होते हैं, डॉकर आरएम इमेज और इमेज की आईडी, या फिर डॉकर आरएमआई इमेज कर। इसके थ्रू क्या होता है कि आप कंटेनर्स को आप कंटेनर का जो इमेज है, इमेज को भी आप डिलीट कर सकते हो। क्योंकि आपने इसको रन किया तो वहाँ पे इमेज भी तो डाउनलोड हुआ होगा ना इस वाले पार्ट में, तो उस इमेज को डिलीट करने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ, तो आप ये आरएमआई इसके थ्रू कर सकते हो। कभी कभी क्या होगा ये डिलीट नहीं होता क्योंकि उसके चाइल्ड इमेज भी होता है। मैं बताऊंगा आगे कि चाइल्ड इमेज क्या होता है। तो उस केस में क्या करना होता है कि -f कमांड चला दो, -f आर्गुमेंट डाल दो यहाँ पे, तो पूरा इमेज डिलीट कर देगा वो। ठीक है, अब बात आती है अटैच और डिटैच। तो जैसे हम इस वाले केस में था, इसमें जैसे कंटेनर आप रन किया बंद हो गया। अब मान लो कि इसके अंदर कोई प्रोसेस नहीं था, लेकिन कोई प्रोसेस मान लो रेडिस के अंदर है, इसे प्रोसेस का कि रेडिस सर्वर अप करके दे देगा। तो ना जब भी कोई प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं तो 2 मोड होता है, एक फोरग्राउंड होता है, बैकग्राउंड मोड होता है। तो डॉकर के अंदर जितने भी होते हैं ना हमारे फोरग्राउंड में ही चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें टास्क अब बैकग्राउंड में कर देंगे तो हमारे पास टास्क नहीं हो, तो पीछे इतना चलता रहेगा, उसके लिए फिर डॉकर यूज नहीं है। यूज है कि जब फोरग्राउंड जो हमें टास्क था कि हमें देखना है कि डॉकर रेडिस रन कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसमें डॉकर रेडिस रन करोगे तो एक फोरग्राउंड में पूरा लॉग देता रहेगा, जैसे कंट्रोल सी दबाओगे बंद हो जाएगा। तो उस चीज के लिए बैकग्राउंड में इसको सेट करने के क्या होगा, -d कमांड -d से दे दो तो बैकग्राउंड में अपना जॉब अपना रन करता रहेगा। अब फिर जो बैकग्राउंड में उसको फ्रंट पे लाने के लिए क्या करते हैं, उसको अटैच होता है, तो अटैच दे दो, अटैच और सीआईडी दे दो, तो आप फिर दोबारा वो आपके कंसोल के अंदर आता है। ये जो होते हैं मोस्टली ये सारे कमांड जो होते हैं बेसिकली यूज होते हैं आप जब डॉकर यूज करना स्टार्ट करोगे। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे और भी कमांड होते हैं जिसको कि आप देख सकते हो, बट अभी ये मोस्ट पॉपुलर होता है। तो ये सारा का सारा कमांड है जो कि यूज होता है। इसके अलावा और भी सारे कमांड होते हैं, बट इसके थ्रू आप बहुत सारे मतलब मोस्टली 80-90% टास्क डॉकर के अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात आती है कि डॉकर के अंदर पोर्ट्स क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मल मशीन पे हम एक अपाचे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, और अपाचे पोर्ट 80 पे चल रहा है, तो हम उसमें लिमिटेशन होती है कि एक अपाचे एक ही बार चला सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पोर्ट हमारे पास एक ही है। अगर उस बात करें MySQL की, तो MySQL 330 पे चलेगा, 06 पे चलेगा, तो वो भी एक ही प्रोसेस रन कर सकते हैं। तो डॉकर कंटेनर का फायदा ये होता है कि हम एक ही प्रोसेस को आइसोलेटेड तरीके से अलग अलग कई बार मशीन पे चला सकते हैं। अब चला तो सकते हैं, जैसे कि मान लो सिस्टम पे ls कमांड है, तो ls कमांड का क्या काम होता है कि वो सिंपल डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल होते हैं फोल्डर होते हैं वो लिस्ट कर देता है। ठीक है, अब इसी ls को अगर हमें डॉकर के अंदर चलाने हो तो भी चला सकते हैं।
लेकिन ये तो सिंपल से छोटा हो गया। अगर अपाचे अगर चलाते हैं, जिसकी मैंने बताया कि अपाचे पोर्ट 80 पे चलता है, तो उसको नहीं चला सकते। तो अब उसको चलाने के लिए हम कंटेनर्स का यूज करते हैं कि एक ही मशीन पे हमें 10 अपाचे चलाने हो, तो कंटेनर के थ्रू एक पॉसिबिलिटी है कि हम रन कर सकते हैं। तो वहां भी कोई ना कोई तरीका होगा जिसके थ्रू पोर्ट्स रिजॉल्व करेगा। तो पोर्ट्स रिजॉल्व करने के लिए डॉकर पोर्ट्स की तरह यूज करते हैं। तो मान लो कि ये हमारा कंटेनर अपाचे का कंटेनर एक था, ठीक है, एक कंटेनर हमारा ये है, एक माइस्क्ल का कंटेनर है, एक और हमारा एसएस लॉगिन करने का है। तो एक पोर्ट 80 था, ये भी पोर्ट 80 पे चल रहा था। इसको हमने बाहर मैप कर दिया इस वाले पोर्ट पे, और इसको मैप कर दिया इस वाले पोर्ट पे। ये दोनों पोर्ट बाहर फ्री हैं। तो बाहर की जो रिक्वेस्ट आएगी वो इस वाले पोर्ट पे लिसन करेगी और इस वाले पोर्ट पे लिसन करेगी, बट अंदर अभी भी दोनों 80 पे चल रहे हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से माइस्क्ल है, माइस्क्ल के 4 चलाने हैं, 4 इसे ऐड कर दो, बाहरी पोर्ट उसका अलग अलग चेंज कर दो, तो वो सारा का सारा वो इस वाले पे लिसन करेगा। लॉगिन करना है तो एक में कर दो इस तरीके से। तो इस तरीके से पोर्ट्स जो होते हैं एक इनर को बाहर वाले में मैप कर देते हैं। अब इसको कमांड में देखेंगे तो इस तरह नॉर्मली करेंगे तो इसमें कोई भी पोर्ट हमारा अटैच नहीं है, ठीक है। बट अटैच करने के लिए ये हमारा बाहर एक लोकल होस्ट और 25.890 करेंगे तो उसके अपाचे ओपन हो जाएगा। सेम उसी तरह लोकल होस्ट और 27.568 करेंगे तो उस पर भी अपाचे में चल रहा होगा। सेम उसमें माइस्क्ल रन करेंगे तो इसे हो जाएगा। और हमारा लॉगिन के लिए है जिसपे हम करंट पे लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से डॉकर पोर्ट यूज होता है। इसमें मेन चीज होती है देखने की, -p कमांड यूज करते हैं। पहला वाला पार्ट मेरा होस्ट होता है, होस्ट मतलब जिसपे डॉकर इंस्टॉल है, और दूसरा वाला पार्ट होता है कंटेनर का। तो ये दो चीजें हमें हैं जो कि देखनी है, बाकी सारा थियोरेटिकल है। बस दो चीज मेन है कि -p कमांड यूज, -p आर्गुमेंट यूज होता है पोर्ट्स एलोकेट करने के लिए, ठीक है। अब अगली बात आती है नेटवर्किंग की, कि बहुत सारे कंटेनर एक दूसरे से अटैच कैसे रहेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे है, मान लो कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, अपाचे है, अपाचे के ऊपर कोई हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, उसको डेटाबेस भी चाहिए। तो डेटाबेस ये वाला कैसे एक्सेस करेगा, इसकी नेटवर्किंग कैसे हो सकती है, तो उसकी नेटवर्किंग के लिए देखते हैं कैसे होगा। तो नॉर्मल हम जब डॉकर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें 3 तरीके की नेटवर्किंग डिफॉल्ट में आती है। चौथा भी होता है, बट चौथे के लिए इग्नोर कर दो, ओवरले करके होता है। बट नॉर्मली क्या होता है, 3 तरीके की नेटवर्किंग होती है। ब्रिज होता है, होस्ट होता है, और एक नन होता है, ठीक है। ब्रिज को हम बाद में देखेंगे कि ब्रिज में क्या होता है। बट होस्ट के लिए जब भी हम डॉकर इंस्टॉल करेंगे, डॉकर कंटेनर रन करते हैं, अगर उसको हम होस्ट असाइन कर दें तो वो सिंपल लोकल सिस्टम की सारी नेटवर्किंग की यूज कर लेगा। अब लोकल को सारी नेटवर्किंग यूज कर लेगा, मतलब पोर्ट भी यूज कर लेगा, आईपी भी यूज कर लेगा, आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है सब कुछ, मतलब वो लोकल वाला ही कंटेनर के अंदर चलेगा। तो इसका मतलब कि अगर लोकल पे पोर्ट हमारा 880 पीजी है तो वो पीजी पोर्ट हमें कंटेनर के अंदर ही मिलेगा। तो इसका मतलब होगा कि हम इसमें एक कंटेनर को मल्टीपल बार रन नहीं कर सकते जो कि पोर्ट यूज कर रहा हो, ठीक है। तो होस्ट सिर्फ और सिर्फ एक को कंटेनर को रन करने के लिए यूज होगा, जो कि कभी कभी हमें यूज करना पड़ जाता है। जैसे कि हमारा कोई टर्मिनल हमें चाहिए, कोई सर्विस अप नहीं करनी, तो वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे हम होस्ट यूज कर सकते हैं। और एक नन जो होता है, नन क्या है कि हम कभी कभी क्या होता है कि जिससे हम कंटेनर रन करते हैं तो वो सारे के सारे कंटेनर एक दूसरे से रीचेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो हमारा एक मशीन है, ठीक है, अब एक वाईफाई राउटर है यहाँ पे, इसके अंदर हम 4 पीसी का सेटअप करते हैं तो सारे के सारे चारों पीसी एक दूसरे के लोकल आईपी एड्रेस से रीचेबल होते हैं, ठीक है। इस तरह से सारे रीचेबल हो सकते हैं। सेम उसी तरह अब ये राउटर भूल जाओ, ये डॉकर मेरा हो गया, ये डॉकर होस्ट हो गया। अब इसके अंदर मेरा 4 पीसी चल रहे हैं, तो चारों के चारों जो कंटेनर्स हैं एक दूसरे से रीचेबल होते हैं। बट कभी कभी क्या चाहिए होता है कि हमें आइसोलेट करना होता है सभी से, कि हमें कोई कंटेनर एक दूसरे से रीच न करे। तो उस केस में क्या है कि हमें अगर नॉन नेटवर्किंग हमने असाइन कर दी तो उसमें कोई भी नेटवर्किंग हमें अवेलेबल नहीं रहेगी। अब बात आती है ब्रिज की, ब्रिज को भी देखते हैं बाद में। ओवरले क्या होता है कि ये तो हम सिंगल डॉकर की बात कर रहे हैं, इतना तीनों एक सिंगल डॉकर की बात डॉकर के साथ आता है। बट मान लो कि यही इंफ्रा 4 और भी है, एक और डॉकर यहाँ पे मशीन है, इसके अंदर 4 पीसी है, एक और डॉकर है, इसके अंदर 4 पीसी है। तो इन सभी को, अब है तो सारा डॉकर ही, इन सबको नेटवर्किंग प्रोवाइड करने के लिए हम ओवरले का यूज करते हैं। एक क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है, और जिसके थ्रू एक कंटेनर इसके थ्रू अटैच हो जाता है, एक कंटेनर इसके थ्रू अटैच हो जाता है। और इन सब में क्या होता है कि एक तो ये हो गया, और दूसरा होता है कि हम और भी अलग दूसरा ड्राइवर या कुछ कस्टम प्लगइन के थ्रू एक अपना अलग अलग तरीके के हम नेटवर्किंग उसमें असाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए देखते हैं कि ब्रिज वाला क्या है, ब्रिज नेटवर्किंग क्या होता है। तो अब ये जो है ना, ये हमारा ब्रिज नेटवर्किंग है।
अब ब्रिज नेटवर्किंग क्या है कि इसमें देखोगे तो दो पार्ट है, एक तो कंटेनर के अंदर, डॉकर होस्ट के अंदर है और एक डॉकर होस्ट के बाहर है। तो ब्रिज के थ्रू क्या होता है कि सारे के सारे कंटेनर आपस में अटैच होते हैं, मतलब एक दूसरे से रीचेबल होते हैं। कहने का मतलब ये है, ये सारा का सारा देखोगे तो ये पोर्ट 80 यहाँ हो गया और ये इस सबनेट आईडी के थ्रू यहाँ से भी मिल जाएगा इसको। तो इस तरीके से सारा एक दूसरे से अटैच हो गया। अब मान लो ब्रिज के थ्रू हम बाहर से भी अटैच कर सकते हैं, इसको पोर्ट इस तरह एक्सपोज कर दिया और ये एक्सटर्नल आईपी इस पे रीसेंड करेगी, तो यहाँ से जो एक्सटर्नल से होगा। तो मतलब ब्रिज का यूज होता है कि नेटवर्किंग, मतलब जो अंदर सारे कंटेनर को भी रीचेबल बना देती है और बाहर से भी उसको नेटवर्किंग प्रोवाइड करती है ब्रिज के थ्रू। नन के लिए अब जैसे मैंने पहले बताया कि नन अगर लेना है तो हाइफन, इसमें बस अगर कुछ भी नेटवर्किंग नहीं देते हैं तो ब्रिज वाला असाइन हो जाता है, ठीक है। अगर उसमें हाइफन हाइफन नेटवर्क नन दे देते हैं तो नन असाइन हो जाता है, और हाइफन हाइफन नेटवर्क होस्ट देते हैं तो उसमें होस्ट असाइन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि हम नेटवर्किंग कंटेनर को असाइन करते हैं रन टाइम पे। अब इसमें एक और बात पॉइंट नोटिस करने की है कि इसमें अगर खुद का अपना नेटवर्क बनाना है तो कैसे होगा। मतलब अभी तो मैंने आईपी एड्रेस फिक्स हो गया, ठीक है, बट मान लो हमें आईपी चेंज करना हो कि 192 लगाना है, फिर उस तरीके से क्या होगा। तो उसमें क्या है, यूजर खुद का भी नेटवर्क अपना क्रिएट कर सकता है। वो तीनों तो डिफॉल्ट थे, बट उसके अलावा भी हम अपना नेटवर्क बना सकते हैं कस्टम, ठीक है। तो कस्टम बनाने के लिए क्या होता है कि डॉकर नेटवर्क क्रिएट, उसका ड्राइवर कौन सा ब्रिज यूज करना है, नन यूज करना है, होस्ट यूज करना है, और उसको सबनेट आईडी मार देते हैं, नेटवर्क का नाम देते हैं। तो इस तरीके से एक नेटवर्क बन जाएगा। जैसे अभी तक 3 था तो वहाँ पे और लिस्ट हो जाएगा, नेटवर्क नेम टारगेट नेटवर्क आ जाएगा वहाँ पे। अब मुझे सारा नेटवर्क देखना है तो कैसे होगा, डॉकर नेटवर्क लिस्ट करके कमांड होता है, ठीक है। इसके थ्रू सारे के सारे नेटवर्क हमारे लिस्ट हो जाते हैं। और डीएनएस, अब इसमें अगर इस डायग्राम में अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक एम्बेडेड डीएनएस करके दिखेगा। तो जैसे जो भी कोई डॉकर रन होता है तो उसको रैंडमली आईपी एड्रेस खुद से ही असाइन हो जाता है। जैसे इसको असाइन किया 2, इसको 3, अगली बार इसको बंद करके स्टार्ट करके हो सकता है कि इसको 3 असाइन हो जाए और इसको 2 असाइन हो जाए या फिर 4 असाइन हो जाए। डिपेंड करता है कि आपके पास कितने कंटेनर इस डॉकर होस्ट के अंदर रन हो रहा है, उसके हिसाब से आईपी एड्रेस एलोकेट हो जाएगी। बट हमें तो कनेक्शन बनाने के लिए कोई एड्रेस तो होना चाहिए जिसके ऊपर हम पिंग करें और फिर वहां से डेटा रिटर्न हो। तो जब भी कंटेनर लॉन्च होता है ना तो उसका एक होस्ट होता है, ठीक है। सर्विस नेम होस्ट हो गया, सर्विस नेम जैसे ही बोल दो। तो अभी के लिए सर्विस क्रिएट करेंगे तो सर्विस नेम हम देते हैं कि भाई इस कंटेनर का सर्विस नेम ये होगा, इस कंटेनर सर्विस नेम ये होगा। तो इस डॉकर क्या करता है कि जैसे हम सर्विस बनाते हैं तो उस सर्विस को एक आईपी के थ्रू लिंक कर देता है। नॉर्मली डीएनएस सर्वर बोलते हैं इसको, जैसे google.com, जिसे हम www.google.com टाइप करते हैं तो वो कहीं कहीं मैपिंग होती है किसी न किसी आईपी पे, तो वो मैपिंग डीएनएस के अंदर होती है। तो ये लोकल डीएनएस सर्वर यहाँ बना दिया है, तो इसके अंदर सर्विस 1 का आईपी एड्रेस है, सर्विस 2 का आईपी एड्रेस है, सर्विस 3 का आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब जैसे ही हम डेटा सर्विस 1 देंगे तो वो इस वाले आईपी को पिंग करेगा, डेटा सर्विस 2 देंगे तो इस वाले आईपी को पिंग करेगा। तो एक डीएनएस सर्वर होता है जो कि इसके अंदर इनबिल्ट होता है, जिसका यूज हम आगे देखेंगे कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेटवर्किंग का पार्ट हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि जब इमेज बनाते हैं तो वहां पे हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है कि जब भी हम कंटेनर रन होता है तो उस टाइम पे इन्वायरमेंट देते हैं, बट कभी कभी कुछ चाहिए होगा, कभी हमें ना कुछ वेरिएबल दिए होते हैं कि जब इमेज बिल्ड करते समय चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें होंगी, एक तो इन्वायरमेंट वेरिएबल हो गया, एक आर्गुमेंट हो गया। तो जब भी कोई कंटेनर रन होता है तो हम वहां पे इन्वायरमेंट वेरिएबल देते हैं। कंटेनर रन करते समय ये ना, जब कंटेनर रन होगा तो यहाँ पे हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल में देंगे, और जब इमेज बिल्ड करेंगे तो यहाँ पे हम आर्गुमेंट देंगे, ठीक है। तो आर्गुमेंट देने के लिए डॉकर फाइल क्या होता है हम बात करेंगे, बट डॉकर फाइल के अंदर इस तरीके से आर्गुमेंट देते हैं और इस तरीके से हम इन्वायरमेंट वेरिएबल देते हैं। तो फू अगर उसमें अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ अगर फू अगर गेट करोगे तो आपको अदर वैल्यू मिल जाएगी, बार करोगे तो इसकी भी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट वेरिएबल और आर्गुमेंट पास करते हैं और कमांड चलाएं। तो हाइफन बिल्ड ARG करके होता है आर्गुमेंट के लिए, और हाइफन ई होता है आर्गुमेंट के लिए, या env भी होता है जिसके थ्रू आप env फाइल करके होता है, जिसमें आप इन्वायरमेंट फाइल दे सकते हो। उस फाइल के अंदर की और वैल्यू करके उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये सारे कमांड्स होते हैं। जो इसमें मेन पॉइंट है कि आपको इससे पहले पोर्ट के लिए -e यूज करते थे, इन्वायरमेंट के लिए -e यूज करेंगे, 2 कमांड होता है। और इससे पहले मैं बताया था कि आई और टी कमांड यूज, IT और आर्गुमेंट ध्यान देना है।
तो डॉकर -IT-E से इन्वायरमेंट -E से कोड। अभी तक हमने एक चीज देख लिया कि -E कमांड -E-P और IT, ये 3-4 आर्गुमेंट आपको याद रखने हैं, जो कि नॉर्मली बहुत ज्यादा ही यूज होता है जब कंटेनर के साथ आप काम करोगे तो। ठीक है, तो ये हमारा इन्वायरमेंट हो गया। अब बात आती है इमेज की। तो जैसे हम इमेज जो होता है वो मैंने पहले बताया ना कि इमेज क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है जिसके अंदर सारी सारी डिपेंडेंसीज हम उसके अंदर डाल सकते हैं। पर जब वो इमेज बनाते हैं ना तो वो लेयर बाई लेयर बनता रहता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि वो अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, और जितने लेयर हम ऐड करते हैं उसकी एक ना पर्टिकुलर अपनी एक साइज होती है। मान लो इसकी साइज है 150 MB, ठीक है, इसकी है 10 MB, इसकी है 0 KB, इसकी है 10 KB। तो इस तरीके से ना हर एक लेयर की अपनी एक साइज होती है, और इसका एक मतलब अब हिस्ट्री के अंदर देख सकते हो कि जैसे अब हिस्ट्री करोगे तो इसमें पता चल जाएगा कि इस लेयर के अंदर कौन कमांड थे, इस लेयर के अंदर कौन कमांड है, इस लेयर के अंदर कौन कमांड है, इस लेयर के अंदर कौन कमांड है। तो जे मान लो इसके अंदर हमने डॉकर फाइल के अंदर 4 हमने कमांड ऐड कर रखे थे, इसमें 4 लेयर। अब इस इमेज को बिल्ड जब करते हैं तो बिल्ड करने के बाद जब रन करेंगे तो कंटेनर क्या करेगा, इसके ऊपर एक और अपना लेयर ऐड कर देता है, और फाइनल इसका जो फाइनल आउटपुट देखोगे इसके अंदर होता है ना, कभी कभी हमें वॉल्यूम की भी जरूरत पड़ेगी तो उसका एक आउटपुट देखोगे तो आपको इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। मतलब सबसे ऊपर टॉप पे रीड राइट लेयर होता है जो कि कंटेनर का होता है, उसके अंदर आप वॉल्यूम अटैच कर दो और वहां पे राइट डेटा करते हैं। अब इससे पहले मैं बताया था कि जो डॉकर होता है इसमें क्या करता है, ये यूनियन फाइल सिस्टम यूज करता है। यूनियन फाइल सिस्टम का यूज यहाँ पे इस तरीके से होता है, जैसे मान लो हमारा एक इमेज है, ठीक है, हमने एक इमेज बनाया, ठीक, ये हमारा एक इमेज था, इमेज बनाते हैं हमने, ठीक है। अब इस इमेज को जैसे ही कंटेनर पे हम रन करेंगे तो एक कंटेनर बन गया इसका। बट क्या होता है, कभी कभी हमारा जो कंटेनर होता है उसको ना खुद की फाइल राइट करनी होती है। मान लो कि कोई एक एप्लीकेशन है जो अपनी खुद की फाइल को एडिट कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई टेम्परेरी डायरेक्टरी बना रहा है, लॉग राइट कर रहा है, तो इस तरीके से उसको कुछ न कुछ फाइल राइट करनी होगी। अब इसके अंदर मान लो वैर फोल्डर बना था, ठीक है, वैर लॉग और अपाचे करके है, ठीक है। तो अब अपाचे फोल्डर के अंदर लॉग राइट करेगा। अब मान लो कि इसी का हमने इस इमेज का हमने 3 बना रखे हैं, 3 कंटेनर बना रखा है हमने। तो अब मान लो इस कंटेनर अगर यहाँ पे राइट करेगा तो ये वाला भी कंटेनर राइट करेगा यहीं पे, ये वाला भी राइट करेगा यहीं पे। तो इसमें क्या होगा कि फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मतलब फिर एक दूसरे से सारे कंटेनर ना आइसोलेट नहीं रहेंगे। तो इसलिए क्या होता है, डॉकर क्या करता है, इस सभी को रीड मोड में कर देता है कि डॉकर को आप फिर डॉकर इमेज के अंदर जो फाइल है उसको आप एडिट नहीं कर सकते हो। तो ये क्या होता है, सिर्फ आरओ फॉर्मेट में होता है, रीड ओनली मोड में ओपन होता है, ठीक है। लेकिन जैसे कंटेनर स्टार्ट करता है तो अपने ऊपर क्या करता है, रीड राइट लेयर ऐड करता है, जिस फाइल को एडिट करना होता है उसका एक सेलो कॉपी यहाँ पे बनाता है, अगर फोल्डर है तो फोल्डर बना दिया। अब क्या होगा, इसका एक फाइल सिस्टम यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है, कंटेनर का भी फाइल सिस्टम अटैच हो गया, और हमने बाहर से भी इसके अंदर डायरेक्टली माउंट कर सकते हैं इसी फोल्डर पे। तो इसने भी माउंट कर दिया। अब क्या होगा कि कुछ फाइल इसकी होगी, कुछ फाइल इसकी होगी, कुछ फाइल इसकी होगी, तो किसकी फाइल लेगा, लेकिन कंटेनर को क्या करता है डॉकर कि ये सभी का यूनियन फाइल सिस्टम के थ्रू सभी फाइल का यूनियन निकालता है, जो यूनियन बचता है उसी को कंसिडर करता है। सिंपल लेमन लैंग्वेज में इस तरीके से। अब ये तभी तक एग्जिस्ट करेगा फाइल, अगर मान लो माउंटिंग हमने हटा दी, माउंटिंग नहीं किया है, तो सेलो कॉपी तभी तक एग्जिस्ट करेगी जब तक ये कंटेनर एग्जिस्ट करता है। जैसे ही कंटेनर एक बंद करोगे वैसे ही ये सारी की सारी फाइल हट जाएगी। सेम उसी से कंटेनर 2 भी सेम प्रोसेस अपने पास, इसकी सेलो कॉपी अपने पास बनाएगा, अपने इन्वायरमेंट में राइट करेगा, ये अपने पास राइट करेगा और अपने राइट करेगा। तो इस सारे के सारे इस तरीके से सारे के सारे कंटेनर प्रोसेस आईडी के अलावा वॉल्यूम मतलब फाइल सिस्टम से भी एक दूसरे से आइसोलेट हो गए। अगर सिस्टम पे देखोगे तो इसका बनेगा वैर लिब डॉकर वॉल्यूम के अंदर कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर कंटेनर आईडी होगी, उसके अंदर ये सारे के सारे फाइल यूज करेंगे। कब तक यूज करेंगे, जब तक ये कंटेनर है। अब इसको हमें परमानेंट बनाना है तो इस फाइल को हम क्या करते हैं, इसको कमिट कर देते हैं। कमिट मतलब सेव कर देते हैं। जैसे इसको सेव करेंगे तो ये फिर दोबारा यहाँ वाले मोड में आ जाता है, और ये फिर उसके बाद अपने आप रीड ओनली मोड में आ जाता है। जब कमिट करेंगे तो इसको रीड राइट करता है, फिर रीड ओनली मोड में उसको कर देता है।
तो इस तरीके से हमारा एक इमेज जो होता है ऐसे काम करता है और ओरिजिनल मोड में होता है। तो आप फाइनल आउटपुट आप देखोगे तो इस तरीके से फाइनल आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, अब बात आती है डॉकर फाइल की। तो हमने जैसे बताया ना कि मतलब जितने डॉकर फाइल में जितने लाइन रहेंगे उतनी लेयर होगी, और हर एक लाइन का जो पहला पार्ट होता है वो डॉकर का कमांड होता है। जैसे फ्रॉम हो गया, मेंटेनर हो गया, रन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, एक्सपोज हो गया, सीएमडी, ये सारे के सारे डॉकर के कमांड है। इसी तरह इसके अलावा और भी बहुत सारे कमांड है। और इसके बाद दूसरा वाला पार्ट में कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं हो, सिंपल सा लिनक्स का मशीन कमांड होते हैं। मैंने सारा कोई चला रखा है, अपाचे एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर दिया है। तो इस तरीके से आप मतलब सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में सेट कर सकते हो, और एक कमांड है सिंपल सा। जैसे अब डॉकर बिल्ड माइनस टी से क्या होता है, माइनस टी से हम इस इमेज को नाम दे सकते हैं अपना, कि ये जो इमेज बने उसका नाम क्या होगा। अगर इसको नहीं दोगे तो कुछ नहीं, अपने हिसाब से वो अपना ब्लैंक बना देगा, बट आप दे दोगे तो आपके हिसाब से नाम हो जाएगा। डॉकर बिल्ड माइनस टी से नाम हो गया, और यहाँ पे डॉट लगा दो, मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर हमारी डॉकर फाइल नाम की फाइल पड़ी हुई है। तो इससे क्या होगा, ये एक इमेज पूरा बिल्ड हो जाएगा। अब बात आती है कि डॉकर के अंदर जो वॉल्यूम है अटैच, वॉल्यूम माउंट कैसे करेंगे। तो जो वॉल्यूम होता है, जैसे मैंने अभी पिछली बार मैंने बताया था कि जो वॉल्यूम था यहाँ पे माउंट कर दिया, तो उस कुछ डेटा हो सकता है कि हमें परसिस्टेंस चाहिए, बट उसको हमें इमेज के अंदर सेव नहीं करना है, जैसे लॉग है या फिर डेटाबेस का डेटा है, तो वो हमें इमेज के अंदर नहीं चाहिए होता, हमें मतलब कहीं एक सेफ हार्ड डिस्क में चाहिए होता है। तो हार्ड डिस्क में चाहिए होता है तो हम उसको माउंट कर देते हैं कि भाई लो इसमें इस डायरेक्टरी के अंदर माउंट कर दिया, वो डायरेक्टरी कंटेनर के अंदर जब रन करेगा तो वहाँ पे माउंट हो जाएगा, और कंटेनर उसके अंदर अपना लॉग राइट करेगा। अब कहाँ पर लॉग राइट करेगा, वो हमारे इमेज के अंदर पहले से फिक्स होता है। इमेज के अंदर अपाचे हमने इंस्टॉल कर रखा है, सेटअप कर रखा है, तो अपाचे को मैंने बता रखा है कि भाई तुम इस वाले डायरेक्टरी की एबीसीडी डायरेक्टरी के अंदर ही लॉग राइट करोगे। तो जब भी हम कंटेनर रन लॉन्च करेंगे तो हमें इस डायरेक्टरी को एबीसी कंटेनर के अंदर ही माउंट करना है, बट वो यहाँ पे ना होकर इसके अंदर माउंटेड होता है। ठीक है, बट ये जो माउंट होता है, माउंट करने के दो तरीके हैं इसके अंदर। पहला तरीका होता है बाइंड, और दूसरा तरीका होता है माउंट। बाइंड के अंदर क्या होता है, सिंपल सा होता है कि लोकल फोल्डर जो है मेरा, जिसमें मान लो कोई मशीन है इसके ऊपर हम डॉकर रन कर रहे हैं, ठीक है, और एक हमारा अलग फोल्डर था जो कि डॉकर से बाहर था, तो इसको यहाँ पे माउंट कर देते हैं। एक सिंपल सा एक बाइंड होता है इसके अंदर, और कुछ ज्यादा सिंपल होता है सिर्फ। दूसरा होता है माउंट। माउंट के अंदर क्या होता है कि हम मान लो हमारे पास 100 GB की हार्ड डिस्क है, उसमें से 10 GB का हमने 10 GB का हमें चाहिए स्पेस, जो कि हमें सिर्फ डॉकर के लिए अवेलेबल हो, विंडो के लिए मतलब अपना लोकल मशीन के लिए अवेलेबल ना हो। तो हम यहाँ से एक माउंट क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग ड्राइवर डाल सकते हैं, या फिर मान लो कोई एनएफएस मेरा है, हमें उस एनएफएस को इसके अंदर अटैच करना है, तो वॉल्यूम हम क्रिएट करेंगे यहाँ से, उससे अटैच कर सकते हैं। मान लो कोई मेरी अलग मशीन है, इसका आईपी एड्रेस फलाना कोई आईपी एड्रेस है, यहाँ से वॉल्यूम इसको अटैच करना है, तो वहाँ पे हम वॉल्यूम क्रिएट करके अटैच कर सकते हैं। तो अब इसको अगर ज्यादा डिटेल में अगर देखें तो एक इसमें दो मेथड होता है, बाइंड और माउंट। बाउंड होता है एडवांस यूज के लिए, और दूसरा होता है बाइंड, जो कि डायरेक्टली लोकल फोल्डर को माउंट कर देते हैं। ठीक है, और इसका यूज क्यों करता है, क्योंकि इसको हमें जो डेटा होता है, डेटा को हमें परसिस्टेंट बनाना होता है। नॉर्मली जो होगा तो एक कंटेनर आईडी के अंदर कंटेनर जब भी रन होगा उसका डेटा रहता है, बट एक टेम्परेरी होता है, जैसे कंटेनर बन डेटा लॉस, उसको परसिस्टेंट बनाने के लिए माउंट करा दो डायरेक्टरी को, और वहां पर डेटा परसिस्टेंट अपना यूज करता रहेगा। ठीक है, और जो भी कंटेनर जो भी इमेज होता है हमेशा रीड ओनली मोड में ही होता है। तो वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए क्या होता है कि डॉकर वॉल्यूम क्रिएट और माई वॉल्यूम, इस तरीके से आपको एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा, बट एक डॉकर होस्ट पे ही क्रिएट होगा। ठीक है, और डॉकर वॉल्यूम एरेस्ट करोगे तो सारा वॉल्यूम जो क्रिएटेड रहेंगे वो लिस्ट हो जाएंगे। अगर ये आपको देखना लोकेशन और लिनक्स मशीन के ऊपर हो तो वेयर लिब डॉकर, और इसके अंदर एक वॉल्यूम फोल्डर होगा, वॉल्यूम के अंदर ये वाले फोल्डर बन जाएंगे आपके डायरेक्टरी। ठीक है, लिस्ट करोगे तो उसके अंदर सारा का सारा लिस्ट होकर कमांड आ जाएगी। इंस्पेक्ट करोगे तो उसका आपको डेट मिल जाएगा, कब डेट बना हुआ है, कहाँ से कहाँ पे माउंट करना है, वो सारा का सारा इसके अंदर मिल जाएगा आपको। डॉकर इंस्पेक्ट करोगे आप तो डॉकर माइनस रन, अगर मान लो कोई कंटेनर को वॉल्यूम देना है तो डॉकर माइनस रन, माइनस डी से डिटैच कर दिया मैंने, नेम से उसको नेम दे दिया कंटेनर का। माइनस वी कमांड होता है जो कि आपको नोट करना है कि हम वॉल्यूम कैसे अटैच करेंगे इसी कंटेनर के थ्रू। इस तरीके से हमने इसने एक वॉल्यूम अटैच कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारा इमेज का नाम हो गया। तो अभी तक हमने देखा कि माइनस आई टी कमांड होता है रन करने के लिए। ठीक है,
दूसरा होता है -e इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए, -e पोर्ट के लिए, और एक और कमांड हो गया -v वॉल्यूम के लिए। तो ये 4 अभी तक जो था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो सिंपल -v कमांड हो गया। अब बात आती है कि ये बाइंड होता है, नॉर्मली बाइंड हो जाता है। अब होता है कि माउंट है, हमें अलग अलग ड्राइवर देने हैं, अलग से आईपी एड्रेस देने हैं, उस तरीके से कैसे होगा। तो उसमें फिर क्या है कि उसमें फिर आप माउंट यूज करो, बहुत इसे यूज कर सकते हो, बट रेयर यूज होता है, मतलब कभी कभी यूज होता है, प्रोडक्शन पे अगर काम कर रहे हो तो भी यूज होता है, नॉर्मली यूज नहीं होता है सब चीजें, ठीक है। तो अब माउंट हो गया, माउंट के अंदर मैंने सोर्स दिया कहाँ से कहाँ पे। इसके साथ हम ड्राइवर भी बता सकते हैं कि कौन सा ड्राइवर हमारे पास यूज करना है उसके अंदर, माउंट कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। तो अगर उसके साथ कोई अगर पासवर्ड वासवर्ड है तो भी आप डाल सकते हो। इस तरीके से आप ये वाला यूज कर सकते हो। अब मान लो सारा सारा बना दिया आपने, अब डिलीट भी करना है तो डॉकर वॉल्यूम टोन कर दो तो आप सारा सारा डिलीट हो जाएगा। पर्टिकुलर एक को करना है तो आप रिमूव कर सकते हो, डॉकर वॉल्यूम रिमूव से, तो एक डायरेक्टली रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एक पूरा वॉल्यूम होता है। अब इसमें लास्ट पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट है कि रजिस्ट्री क्या होती है। तो रजिस्ट्री मैंने बताया कि उस रजिस्ट्री डिफॉल्ट रजिस्ट्री अगर डॉकर से अगर इंस्टॉल कर रहे हो तो hub.docker.com होता है, जो कि पहले से ही कॉन्फ़िगर होकर आती है। बट अगर किसी और वेंडर के थ्रू अगर डॉकर इंस्टॉल करते हो जैसे रेड हैट के थ्रू, तो वहां पे इसको चेंज कर सकते हो, बट डॉकर के केस में क्या है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे फेमस रिपोजिटरीज हैं। पहला तो hub.docker.com अपने आप में ही बहुत बड़ा है। उसके अलावा गूगल की भी रजिस्ट्री है, रेड हैट की रजिस्ट्री है, जहाँ पे आपको आईबीएम के रिलेटेड इमेज मिल जाते हैं, रेड हैट के इमेज मिल जाते हैं। गूगल रजिस्ट्री पे जाओगे तो आपको कुबरनेट से रिलेटेड बहुत सारी रजिस्ट्री मिल जाती है, बहुत सारे इमेज मिल जाएगा, ठीक है। बट रजिस्ट्री है क्या? रजिस्ट्री एक सिंपल सा एक अपना सॉफ्टवेयर ही तो है, मतलब जो कि आप कंटेनर के थ्रू डिप्लॉय कर सकते हो। तो कंटेनर के थ्रू डिप्लॉय खुद की रजिस्ट्री बनाना चाहते हो तो डॉकर रन रजिस्ट्री करो, आपके पास एक रजिस्ट्री आ जाएगी और उसके अंदर अपना फुल गेट पुश सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी इस तरीके से आप लोकल रजिस्ट्री बना सकते हो। ये है अबाउट रजिस्ट्री। अब इसका एक पूरा आर्किटेक्चर देखोगे तो इस तरीके से आर्किटेक्चर होता है कि एक हमारा मतलब इसका ये इस तरीके से आप अपने इन्वायरमेंट यूज कर सकते हो कि ये एक डेवलपर है, हमारा एक डेवलपर है जो कि पब्लिक रिपोजिटरी से इमेज अपने लोकल मशीन पर पुल करेगा, उसको वैलिडेट करेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस करेगा, उसको पुश कर देगा रजिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब उसने जैसे रजिस्ट्री के अंदर पुश किया तो उनके जो इन्वायरमेंट है, जैसे यूएटी इन्वायरमेंट हो गया, तो यूएटी से वहां से पुल कर लेंगे उस इमेज को। यूएटी के अलावा मान लो कोई स्टेजिंग है या फिर कोई प्री प्रोड टाइप का कोई अगर इन्वायरमेंट है तो वहां पे पुल कर लोगे उसको। अगर कोई प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है तो वहां से पुल कर लो तो वहां प्रोडक्शन चला जाएगा। तो ये पूरा आर्किटेक्चर रजिस्ट्री का होता है, जो कि आपके मतलब अंदर टीम के अंदर इस तरीके से सेटअप कर सकते हो कि डॉकर रजिस्ट्री का। कभी कभी क्या होता है ना कि पब्लिक को हम बाहर ही रखते हैं क्योंकि ये सेफ नहीं होता है अपने इन्वायरमेंट में डालना, क्योंकि इसके अंदर तो सभी पुश कर रहे हैं। अब गलती से भी किसी कोई मतलब करप्टेड इमेज अगर डाल दिया तो फिर आपके सारा सिक्योरिटी, आपके इन्वायरमेंट पूरा सिक्योरिटी थ्रेट रहेगा कि उस इमेज के थ्रू सब कुछ अपना एक्सेस कर सकता है या फिर कोई वायरस डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए ये सेफ होता है कि इसको बाहर ही रखो, अपने डेवलपमेंट मशीन पे लाओ, इसको वैलिडेट करो कि इसके अंदर सब कुछ आपको वही है जो चाहिए, अब फिर उसके बाद अपने प्राइवेट रिपोजिटरी के अंदर डालो उसको। अब सबसे लास्ट पॉइंट है डॉकर कंपोज। तो डॉकर कंपोज को देखने के लिए पहले हम उसका एक एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर देखेंगे और फिर देखते हैं कि डॉकर कंपोज कैसे यूज होता है। तो ये मान लो हमारा रियल यूज केस है, ठीक है। एक एग्जांपल है जो कि डॉकर ने सैंपल एप्लीकेशन दे रखा है। तो एक कोटिंग मशीन, एक कोटिंग ऐप है जो कि पाइथन के अंदर बना हुआ वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। और एक उस पर जैसे कोई वोट करता है, मतलब अपना ऑप्शन सेलेक्ट करता है, तो वो सिलेक्टेड ऑप्शन रेडिस को भेज देता है। क्यों? क्योंकि रेडिस इन मेमोरी डेटाबेस होता है और सारा ऑपरेशन फास्ट हो जाएगा, यूजर को रिस्पॉन्स जल्दी मिल जाएगा और उसका रिजल्ट भी हम अपने सेव कर लिए। लेकिन इसके साथ है कि ये सब कुछ टेम्परेरी है, इसीलिए फास्ट है। अगर इसको फाइल के अंदर राइट करना पड़े तो ये थोड़ा फिर टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसको परसिस्टेंट बनाने के लिए हमने क्या किया है, बैकग्राउंड जॉब लगा रखा है जो कि वर्कर है, जो कि डॉटनेट के अंदर बना हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, रेडी से डेटा रीड करता है, प्रोसेस करता है और उसको पोस्टग्रे के अंदर डाल देता है। ये हमारा डेटाबेस है जो कि परसिस्टेंट डेटाबेस है, ठीक है। और जो हमारा एक नोड एप्लीकेशन बना हुआ है, नोड में एप्लीकेशन है नोड जेएस में,
वो रिजल्ट आउटपुट शो करता है एंड यूजर को, ठीक है, तो एंड यूजर को शो करता है। तो अब इस पूरे आर्किटेक्चर में अगर हम देखें तो ये दो पार्ट जो है ये हमारा एंड यूजर एक्सेस कर रहा है, मतलब एंड यूजर का जो इंटरेक्शन है इन दो एप्लीकेशन के साथ है। बट ये तीनों एप्लीकेशन जो है बैकग्राउंड में है, मतलब ये सिर्फ इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और इंटरनल है, मतलब इन दोनों का किसी यूजर के साथ इंटरेक्शन नहीं है, बट इन दोनों का इसके साथ भी इंटरेक्शन है, मतलब एक कॉमन एक तरह से है। ये दोनों इसे इंटरेक्ट कर सकते हैं बट इससे डायरेक्टली यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारा आर्किटेक्चर है। अब इसको हम देखते हैं कि डॉकर कंपोज के अंदर कैसे लिख सकते हैं। तो डॉकर कंपोज कुछ होता नहीं है, डॉकर कंपोज के साथ आप पूरे अपने एप्लीकेशन का एक आर्किटेक्चर डिफाइन करते हो कि किस तरीके से हमारा एप्लीकेशन एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, किस ऑर्डर में वो अप होगा या डाउन होगा, ठीक है। और एक कंपोजर फाइल के थ्रू आप मल्टीपल कंटेनर लॉन्च कर सकते हो। इस केस में हमने 5 कंटेनर लॉन्च किए हैं, एक पाइथन का, एक नोड.जेएस का, एक रेडिस का, एक पोस्टग्रेस का और एक डॉटनेट का। 5 कंटेनर हमने लॉन्च किया है। एक पूरा फुल एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमारे 5 प्रोसेस, मैंने बताया एक प्रोसेस के लिए एक कंटेनर चाहिए होता है, कोड करने के लिए एक प्रोसेस, सेव करने के लिए एक प्रोसेस, वर्कर के लिए एक प्रोसेस, पोस्टग्रेस के लिए एक प्रोसेस, नोड के लिए एक प्रोसेस। आप चाहते हो तो ये सारा का सारा एक ही कंटेनर के अंदर डाल सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अलग अलग करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं डॉकर कंपोज फाइल दिखती कैसी है। तो पहला पार्ट देखोगे तो इसमें वर्जन होता है। जो वर्जन 1 था वहां तक तो कोई वर्जन डालने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं डालते हो वर्जन तो इसका मतलब वर्जन 1 पे चलता है। अगर वर्जन 2 वर्जन 3 के अगर यूज करना है तो आप उसको वर्जन स्पेसिफाई करना होता है। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। कुछ वर्जन, कुछ जो ऑप्शन होते हैं वर्जन 3 के अंदर होते हैं, कुछ 2 के अंदर है और कुछ 1 के अंदर नहीं है। तो हमने बताया कि 2 एप्लीकेशन थे मेरे जो फ्रंट पे थे, एंड यूजर से इंटरेक्ट करता है, एक पोर्ट वाला हो गया, एक रिजल्ट का हो गया। अब इसके अंदर हमने एक इमेज बिल्ड कर दिया, लोकल पे जो होगा इमेज बिल्ड कर देगा उससे, उसमें कमांड हमने चला दिया, उसको वॉल्यूम हमने दे दिया, उसको पोर्ट हमने दे दिया और उसको नेटवर्क अटैच कर दिया फ्रंट, ठीक है। इस फ्रंट में दिया क्योंकि ये नेटवर्क अभी हम बताएंगे ये कहाँ से आ गया, ठीक है। सेम उसी तरह से मैंने रिजल्ट के लिए बना दिया, रिजल्ट कमांड हमने चला दिया, नोड मॉन सर्वर, वॉल्यूम अटैच कर दिया, पोर्ट दे दिया और उसको भी नेटवर्क हमने दे दिया, ठीक है। अब एक वर्कर था, सबसे लास्ट में हमारा वर्कर था। इन दो अभी तक का क्या है, एक दो को हमने बना दिया, ठीक है। एक दो को तो हमने बना दिया कंपोजर के अंदर कैसे बनता है। अब बात आती है एक हमने इसको ही बना दिया, ठीक है। ये आप देखोगे तो हमने वर्कर बना दिया, इसमें भी हमने अब एक इमेज बनाया। अब इसके अंदर क्या है, डिपेंड ऑन है, जैसे अब वर्कर जिसे मान लो है इस ये किस पे है, ये रेडिस पे यूज करता है और पोस्टग्रेस पे यूज करता है। तो इसको स्टार्ट होने से पहले हमारे ये 2 एप्लीकेशन हमें अप होने चाहिए, तभी ये काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। तो इसमें क्या है कि डिपेंड ऑन करके होता है। तो इसमें हमने बता दिया भाई तुम रेडिस स्टार्ट करो, फिर डीबी स्टार्ट करो, फिर उसके बाद हमें एक वर्कर स्टार्ट हो सकता है। और इसमें हमने इसको नेटवर्क दिया कि भाई इस नेटवर्क को बैक टायर नेटवर्क रहेगा उसको अटैच कर दो, ठीक है। इस तरीके से अटैच हो गया। सेम अब इसको स्टार्ट होने से पहले रेडिस ये डिपेंड है रेडिस के ऊपर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रेडिस स्टार्ट कर दिया, ठीक। उसी तरह से डीबी स्टार्ट कर दिया, डीबी के अंदर पोस्टग्रेस इन्वायरमेंट वेरिएबल दे दिया, पोस्टग्रेस वेरिएबल दे दिया, वॉल्यूम अटैच कर दिया, नेटवर्क अटैच साइन कर दिया। अब ये सारा सारा एप्लीकेशन हो गया। अब इसमें देखोगे ना कि नेटवर्क फ्रंट टायर कहाँ से आ गया, बैक टायर कहाँ से आ गया। वॉल्यूम के अंदर आप देखोगे जैसे इधर वॉल्यूम के अंदर तो यहाँ पे डीबी डेटा मिल गया, ये कहाँ से आ गया। तो ये डीबी डेटा हमने यहाँ पे बना दिया, नेटवर्क बैक टायर फ्रंट टायर हमने यहाँ बना दिया। तो हमने जैसे बताया ना वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो ये 2 अपना कस्टम नेटवर्क बना दिया, एक अपना वॉल्यूम बना दिया, इसको वॉल्यूम के अंदर अटैच कर दिया, पोर्ट एक्सपोज कर दिया, उसको कमांड दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, सब कुछ हमने इस एक फाइल के अंदर कर दिया। अभी तक क्या होता था, बिना इसके हमें ये सारा का सारा 5 बार इसको रन करने के लिए 5 बार अलग अलग पूरा कमांड चलाने पड़ते, एक कमांड इसके लिए, एक कमांड इसके लिए, एक कमांड इसके लिए, और उस पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर ही करना होता। अगर कोई भी अगर आगे पीछे होता तो फिर नहीं चलता। तो हमने क्या किया कि एक टीडीएस जॉब था, तो इसको हमने एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में डॉकर कंपोज फाइल के अंदर डाल दी। और डॉकर कंपोज भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको कि डॉकर ने बनाया हुआ। इस तरीके से डॉकर कंपोज फाइल के थ्रू आप पूरा एप्लीकेशन, और इसको आप करने के लिए आपको कमांड चलाने पड़ेंगे। जो कमांड होता है डॉकर
डॉकर हाइफन कंपोज और अप वो कमांड चलाओगे तो ये सारा का सारा अपने इसी ऑर्डर के अंदर बिल्ड करेगा, उसको अप करेगा। डॉकर कंपोज डाउन कर दोगे तो डाउन सारा का सारा उसी ऑर्डर के अंदर बंद कर देगा। जैसे डॉकर कंपोज करेंगे तो फॉरग्राउंड में प्रोसेस होगा, फिर उसको जैसे कंट्रोल सी दबाओगे तो बंद जाएगा। तो इसीलिए डॉकर कंपोज -D अप, तो क्या करेगा डिटैच मोड में कंपोजर अप हो जाएगा और बैकग्राउंड अपना चलता है सब कुछ। तो ये था पूरा का पूरा डॉकर एंड टू एंड सारे के सारे टॉपिक। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि इससे ज्यादा टॉपिक तो नहीं होते, बट इसी को आप डीप में ज्यादा स्टडी कर सकते हो। तो उसके लिए आप गूगल या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ मटेरियल्स के लिंक में दे दूंगा, आप उसको वहां से स्टडी कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे और भी अलग अलग तरीके के वीडियो आपको मिलते हैं। थैंक यू।